डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली लखनऊ में निवेश का महाकुंभ, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में सीएम योगी ने की शिरकत। दिल्ली में जापानी डेलीगेशन से मिले सीएम योगी, निवेश पर हुई बात। उत्तराखंड सुरंग हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, सुरंग से लापता 2 श्रमिकों का शव बरामद, झारखंड और छत्तीसगढ़ के हैं मृतक। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में गड़बड़ी मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, एसीबी बोली खास कंपनी को फायदा पहुंचा, 2024 में 2 साल जेल काटकर बाहर आए थे जैन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा राज सोनी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जी हां, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की सबसे पहले बात करते हैं और दिल्ली लखनऊ में निवेश का महाकुंभ हो रहा है। दिल्ली में जापानी डेलीगेशन से सीएम योगी ने मुलाकात की है और 23 अगस्त तक ये यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 चलेगी। तो 23 अगस्त तक ये मीट चलने वाली है और दिल्ली में सीएम योगी ने जापानी डेलीगेशन से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां इन्वेस्टर मीट चल रहा है और जापानी डेलीगेशन से सीएम योगी ने मुलाकात की है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 दिल्ली में चल रहा है और सीएम योगी इसमें शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 18 अगस्त से शुरू हुई यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 23 अगस्त तक चलेगा। ये दिल्ली और लखनऊ में आयोजित हो रही है। इसमें जापान के 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों और कई कंपनियों के सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। सीएम योगी ने दिल्ली में जापानी डेलीगेशन से मुलाकात की। उन्होंने जापानी गवर्नर कोटारो नागासाकी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। सीएम ने उन्हें भगवान गणेश की मूर्ति भेंट की। सीएम जापानी भाषा में भी यहां पर बात की, बोले। उन्होंने कहा कि मित्रों, जापान में एक अत्यंत सुंदर फिलॉसफी है और इन्हें जापानी भाषा में इचिको इचिए यानी हर पल हर मुलाकात अद्वितीय है, ये कहा है। तो जापानी डेलीगेशन से यहाँ पर सीएम ने बात की है, तो जाहिर सी बात है जापानी भाषा का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया, जापानी में भी बोलते हुए नजर आए। हालांकि ये जो मीट है, इन्वेस्टर जो मीट है वो 23 अगस्त तक चलेगी। 18 तारीख से यानी 18 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है और कई निवेशक इसमें शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली लखनऊ में निवेश का ये महाकुंभ चल रहा है और दिल्ली में जापानी डेलीगेशन से सीएम योगी ने मुलाकात की और किस तरीके से निवेश बढ़ सकता है, किस तरीके से जापान से निवेश आ सकता है, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। आनंद सिंह हमारे विशेष संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद, हमने सीएम योगी को सुना यहाँ पर और सीएम ने कहा कि जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को सेकंड औद्योगिक घर अपना होम मान सकते हैं। तो और ये जो इन्वेस्टर मीट चल रहा है, कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि इन्वेस्टमेंट बड़े औद्योगिक जो इकाइयाँ है वो उत्तर प्रदेश में शामिल हो और इसी वजह से ये इन्वेस्टर मीट यहाँ पर चल रहा है। आज का जो सेगमेंट होगा, आज का जो दिन होगा वो कितना खास होगा, आज की क्या अहमियत होगी? बिल्कुल, देखिए जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश को, उसको देखते हुए यूपी जापान जो निवेश सम्मेलन हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन शुरू हो चुका है, ताजमहल में कार्यक्रम चल रहा है। हाँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 200 के करीब कंपनियों के जो अधिकारी हैं, 34 नेतृत्व है, वो यहाँ पर आया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी वार्ता चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपने संबोधन में ये कहा है कि जापान और भारत का जो संबंध है वो सांस्कृतिक आध्यात्मिक तो है ही है, इसके साथ ही बुद्ध की जो मार्ग है अहिंसा और अहिंसा का, उसको भी दोनों देश साझा करते हैं।
ऐसे में भारत और जापान काफी एक दूसरे के करीब है, ना सिर्फ सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो जापान के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश करना न सिर्फ काफी महत्वपूर्ण होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि जिस तरह से माहौल जो बना है उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए। आपने देखा होगा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ साल आयोजित हो रही है। 5वां जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो आने वाला है सितंबर से नवंबर के बीच में। तो पूरी तरह से माहौल उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए शानदार है, ये ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा है और उन्होंने जापान की जो कंपनियां हैं उनको आमंत्रित किया है कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें। आनंद, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए हम निवेश की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपना औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, कैसे हम नई नई इकाइयों को अपने प्रदेश में आमंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम विदेश से निवेश अपने देश में ला सकते हैं, प्रदेश में ला सकते हैं, कैसे हम युवाओं को मौका दे सकते हैं, उसका भी जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी कंपनियों का जिक्र अगर आप यहाँ पर हमें बताना चाहें कि कौन सी कंपनियाँ हैं जिसके तहत MOU हो सकता है, या फिर उससे कौन सा ऐसे सेक्टर है जिस पर फोकस स्पेशली ज्यादा है? बिल्कुल, देखिए चाहे ग्रीन हाइड्रोजन का सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी, ये तमाम क्षेत्र है जहाँ पर सरकार ये उम्मीद कर रही है कि जापान की कंपनियां यहाँ पर निवेश करेंगी। इसके साथ ही साथ एस्कार्ट, कुबोटा और मिंडा की करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं जो है वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी यहाँ पर होगी। दोनों परियोजनाएं जो एस्कार्ट, कुबोटा हो या मिंडा, इससे यूपी में करीब 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही साथ जिसका मैंने भी जिक्र किया, तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पर जापान सहयोग कर सकता है, उत्तर प्रदेश को निवेश कर सकता है। साथ ही साथ जो तकनीकी साझेदारी है, रोजगार और दीर्घकालिक जो औद्योगिक सहयोग है, उस पर फोकस है जापान की जो कंपनियां आई हैं उत्तर प्रदेश सरकार का। तो सबके लिए जापानी उद्योगपति, CEO और बिजनेस लीडर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही बड़ा देश है, इसी समझा जा सकता है कि किस तरह से जापान के निवेशक है वो उत्तर प्रदेश को लेकर इंटरेस्टेड है, यहाँ पर निवेश करने को लेकर वो रुचि दिखा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। देखिए कई ऐसे सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स की हम बात कर ले, IT सेक्टर की बात कर ले, तो ये सारे जो क्षेत्र है इसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं MOU हो सकते हैं, या फिर वो कंपनियाँ जो इससे रिलेटेड है वो निवेश को लेकर हाथ आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि 23 तारीख तक ये इन्वेस्टर मीट यहाँ पर चलेगा और आज का दिन भी बेहद खास बताया जा रहा है। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सुरंग हादसा का रेस्क्यू फिलहाल खत्म हो गया है। सुरंग से लापता 2 श्रमिकों का शव बरामद कर लिया गया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के ये मृतक बताए जा रहे हैं। चमोली जिले के अलकनंदा नदी पर सियासेन के निर्माणाधीन THDC का विष्णुगार पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना की टेल रेल सुरंग से मलबे में दबे 2 श्रमिकों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू लगातार जारी था। 2 श्रमिक अंदर दबे हुए इसकी बात कही जा रही थी, लेकिन अब इन दोनों श्रमिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों की पहचान झारखंड निवासी लुकास टोपनो और छत्तीसगढ़ निवासी चेतन कोयम के रूप में हुई है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के ये श्रमिक बताए जा रहे हैं जिनके शव बरामद कर लिए गए। तो सुरंग से लापता 2 श्रमिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू लगातार इनको बाहर निकालने के लिए जारी था। कोशिश की जा रही थी कि सकुशल बाहर निकल जाए, लेकिन ज़्यादा समय हो गया क्योंकि पानी का रिसाव भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था सुरंग के अंदर, इसीलिए रेस्क्यू में भी समय लगा और इन दोनों श्रमिकों के शव अब बरामद कर लिए गए हैं। दोनों श्रमिक जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, देखिए समय लगा, रेस्क्यू हुआ, कोशिश थी कि दोनों श्रमिक जो अंदर दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों के शव बरामद हुए हैं। जी न्याय, ये बहुत बड़ी सफलता मिली है कि आप देखिए कि 13 अगस्त से जो घटना हुई थी जी, तो करीब विगत 6 दिन हो गए थे और ये 2 जो श्रमिक थे उनको लापता थे और इस पर 2 मशीनें जो वहां पर उनके पास जो नीचे मशीनें लगी हुई थी टनल पे, उसके नीचे उनके शव निकले हैं। तो जो मशीनों के उनको मशीनें को काट के जब उनका शव उनका बरामद हुआ है, क्योंकि काफी रेस्क्यू में परेशानी बहुत ज्यादा आ रही थी कि अंदर बाकी काफी मलबा आ गया था, सीमेंट पड़ी हुई थी और वहां पर जो सीमेंट के साथ जो सरिया पड़ी हुई थी, तो वो रेस्क्यू करने में बहुत उनको कठिनाइयां होते हैं SDRF को। ये बहुत बड़ी सफलता है ये, और प्रशासन ने रात पूरी से वहां पर अपना कार्य किया है
और जो वहाँ के प्रशासन के खास तौर से मिस्टर आर के पांडे जो वहाँ के एसडीएम थे, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे वहाँ पर, और उन्होंने पूरी तन्मयता से हर चीज को अंजाम दिया है। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है और 2 श्रमिक जो इसमें दबे हुए बताए जा रहे थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। डेड बॉडी इनके यहाँ से बरामद हुई है और ये दोनों श्रमिक झारखंड और छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। काफ़ी मशक्कत यहाँ पर प्रशासनिक टीम को और जो सेना की यहाँ सेना जो तैनात थी और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो लगातार रेस्क्यू कर रही थी, काफ़ी मशक्कत के बाद ये दोनों श्रमिकों के शव यहाँ से बरामद हुए हैं। जी हाँ, जोहर से संबंधित 10 ठिकानों पर ईडी की रेड, रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में रेड जांच जारी है। जोहर ट्रस्ट संबंधित 10 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली स्थित 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये जांच सरकारी ठेका निधियों के निजी ठेकेदारों के माध्यम से कथित डायवर्शन और उसके बाद में उपयोग से संबंधित है, जिसमें विश्वविद्यालय ट्रस्ट की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपयोग भी शामिल है। जांच में कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन देन भी सामने आए हैं और ठेकेदारी ने कथित रूप से सरकारी ठेकों से लाभ उठाकर ट्रस्ट विश्वविद्यालय की ओर धन डायवर्शन किया है, जिसमें पर्याप्त दान और निर्माण कार्य शामिल है। तो ये छापेमारी जारी है। अपराध की आय, वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेज और सरकारी निधियों के डायवर्शन और उपयोग से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के ठिकानों पर ये जांच हो रही है। जौहर ट्रस्ट संबंधित 10 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। और आप नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए हैं। जी हां, आप नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है, जिसके चलते आप नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी बोली खास कंपनी को फायदा पहुंचाया। 2024 में 2 साल जेल काटकर बाहर आए थे सत्येंद्र जैन और एक बार फिर गिरफ्त में है। एसीबी ने कहा है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाया है। खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का ये पूरा मामला है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में गड़बड़ी का मामला है और ये भी कहा गया है कि किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। यही वजह है कि आप नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पाप का घड़ा बढ़ चुका है। इस तरीके का यह बयान उनकी ओर से सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि 2024 में 2 साल जेल काटकर सत्येंद्र जैन बाहर आए थे और अब गिरफ्तार किए गए हैं। आप नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 2026 के चुनाव में उन्होंने निर्णायक जीत दर्ज करते हुए 822 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम लाल दास को 451 वोट मिले। इस जीत के साथ राय ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के प्रमुख प्रतिनिधि संगठन की कमान संभाल ली है। ऐसे भी अध्यक्ष के तौर पर राय के सामने वकीलों के पेशेवर हितों, कल्याण और संस्थागत गरिमा से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। चुनाव के दौरान युवा अधिवक्ताओं के लिए बेहतर अवसर, कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने और बार से जुड़े संरचनात्मक मुद्दों के समाधान पर विशेष जोर दिया गया। ये चुनाव ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब बार एसोसिएशनों की भूमिका, प्रभावी प्रतिनिधित्व और कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा तेज है। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले अधिवक्ताओं के सामूहिक प्रतिनिधि के रूप में एसईबीए की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
प्रदीप राय इससे पहले SCBA के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और बार से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय आवाज रहे हैं। अब उनके सामने चुनावी वादों को ठोस फैसलों और नीतियों में बदलने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि SCBA का कामकाज अपने सभी सदस्यों के व्यापक हितों के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील बना रहे। ये बार को बहुत सारी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों को हमें पूरा करना है। ये कोई जो ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर बार की इतनी सारी आकांक्षाएं हैं, इस सबको पूरा करना, जैसा कि मैंने अपने स्पीच में ही बोला था, इसको पूरा करना यही हमारा पहला चैलेंज होगा और इसको करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बार को बहुत सारी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों को हमें पूरा करना है। ये कोई जो ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर बार की इतनी सारी आकांक्षाएं हैं, इस सबको पूरा करना, जैसा कि मैंने अपने स्पीच में ही बोला था, इसको पूरा करना यही हमारा पहला चैलेंज होगा और इसको करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।